मैं क्लासरूम में घुसी। लड़कियां इधर उधर बातें कर रही थी और थोड़ी चिंतित लग रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो मैं हैरान रह गई। पूल में जाने के बाद लड़कियों को थोड़ी कमजोरी और उल्टी जैसा लगने लगा। शायद अब वो प्रेग्नेंट हो ही गई। हे भगवान, क्या मेरा आइडिया काम कर गया? मेरी क्लास की लड़कियों ने मुझे देख लिया था और उस जिल ने मुझसे पूछा कि मेरे ब्रीफकेस में से जो पानी जैसा निकल के पूल में गिरा था वो क्या था। उन्हें जवाब चाहिए था और मुझे उन्हें ये बताना पड़ा कि मेरी वजह से अब वो सब प्रेग्नेंट है। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पता नहीं क्या हो गया। दरअसल मैंने ये तरकीब अपनी बड़ी बहन के लिए निकाली थी। मेरी बहन अगाथा और उनके पति को एक बच्चा चाहिए था, पर काफी समय से ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था और मेरी बहन बहुत परेशान थी। मुझे उसकी चिंता होती थी क्योंकि मैं उसके बहुत करीब हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए। मेरी बहन ने ही मुझे बड़ा किया। उसने बहुत मेहनत करी और फिर मुझे पढ़ने भेज दिया एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में लड़कियों के लिए। अगाथा को यकीन था कि एक दिन मैं एक बहुत अच्छी केमिस्ट बन जाऊंगी। मैं पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। मैं हमेशा अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी किसी तरीके से। एक दिन मुझे ऐसा आइडिया आया कि मैं कोई सोल्यूशन बनाऊंगी और उसे प्रेग्नेंट होने में मदद करूंगी। मैं छुपकर स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट करती रही। थोड़ा ध्यान से करती थी ताकि किसी और को पता न चले। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी तो लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती थी और जिल हमेशा मुझे परेशान करती रहती थी। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी रहती थी और कल की स्विमिंग क्लास से पहले मुझे उसका सलूशन मिल भी गया। अब मैं अपनी बहन की मदद कर सकती थी। मैंने वो बोतल अपने बैग में डाली और अपने कमरे में भाग गई। थोड़ा जल्दी करने के लिए मैंने पूल वाला रास्ता चुना, पर जिल मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो काफी समय से मुझे तैरना सिखाना चाहती थी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीधा पूल की तरफ ले गई। मैंने उससे लड़ने की कोशिश करी पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे पूल के एकदम किनारे पर ले गई। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अचानक जिल का पैर फिसला और मेरा बैग लेकर वो पानी में गिर गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, पर फिर मैंने देखा कि वो सॉल्यूशन भी पानी में बह गया और ये जिल ने भी देख लिया। मेरी क्लास की लड़कियां स्विमिंग पूल में बस खुशी थी क्योंकि क्लास शुरू ही हुई थी। मैंने अपना बैग फटाफट से निकाला और भाग गई। मैं बस ये चाहती थी कि पूल का क्लोरीन उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे, पर शायद मैं गलत थी। अब मेरी सारी क्लासमेट्स बीमार सी हो रही थी और मैं यहाँ खड़ी थी एक क्लासरूम में जिसमें इतनी सारी गुस्से में लड़कियां खड़ी हैं। वो सब मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैंने पूल में वो सॉल्यूशन जानबूझकर डाला है। तभी हमारे केमिस्ट्री टीचर मिस्टर ट्रैवर्स क्लास में आए और सबसे ऊंची ऊंची कहने लगे कि अगले दिन सुबह डॉक्टर के साथ चेकअप होगा। सब कुछ एक साथ ही क्यों होना था? सभी लड़कियों के चेहरे घबराए हुए लग रहे थे। तभी जिल ने मुझे कहा कि अगले दिन तक अगर मैंने इसका एंटीडोट या दवाई नहीं बना दी तो वो टीचर को बता देगी कि मैं क्लास के केमिकल्स चुराकर अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करती थी। फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मुझे कहीं रिकमेंडेशन मिलेगी नहीं और मैं कहीं और नहीं जा पाऊंगी। हे भगवान, अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैं स्कूल से निकाल दी गई हूँ तो वो बहुत निराश होगी। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने शाम तक इंतजार करी कि सारे टीचर्स अपने कमरों में चले जाएं और फिर चुपके से केमिस्ट्री लैब में गई। मैंने बहुत देर तक फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करी पर कुछ नहीं हुआ। रात होने वाली थी। मैं रोने वाली थी, पर तभी दरवाज़ा खुला और जिल अंदर आई। उसने बड़े गुस्से में मुझसे पूछा कि क्या सॉल्यूशन तैयार है। मैंने अपना सर हिला दिया। मुझे लगा वो कुछ उल्टा कहेगी। फिर अचानक उसने मेरी मदद करने के लिए ऑफर किया। मैं मान गई। मेरे फॉर्मूलाज देखने के बाद उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट भूल गई हूँ। शायद वो सही थी, पर मैं जानती थी कि ये एलिमेंट थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमारे केमिस्ट्री टीचर उसे अलमारी में लॉक करके रखते हैं। बिना सोचे जिल कहने लगी कि हम मिस्टर ट्रैवर के रूम में जाके चाबी चुरा लेते हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। जिल ने कहा वो कर लेगी और मुझे खींचकर टीचर के कमरे तक ले गई। उनके कमरे के बाहर उसने मुझे पहरेदारी करने को कहा। चुपके से कमरे के अंदर घुस गई। मैं बहुत डर रही थी। मुझे मिस्टर ट्रैवर के खराटे सुनाई दे रहे थे। जिल काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई। अगर वो जाग गए तो। पर 1 मिनट बाद जिल बड़ी खुश होकर कमरे से बाहर आई। वो चाबी ले आई थी। हम बहुत तेज केमिस्ट्री रूम की तरफ भागे। जिल ने ताले के अंदर चाबी डाली पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने दूसरी तरफ घुमाकर देखा, वो चाबी पूरी नहीं आ रही थी। अब मैं घबराने लगी थी, पर जिल ने कहा कि ऑफिस के बाहर एक ग्रेट पड़ा है,
हम वेंटिलेशन के अंदर से जा सकते हैं। कैसी पागलों वाली बातें कर रही थी ये। वो छत की तरफ था। मुझे तो सोच कर ही घबराहट हो रही थी, पर उसने कहा कि मैं उसे उठाऊं तो वो घुस जाएगी, पर मैं इतनी बड़ी लड़की कैसे उठाती। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं नीचे झुकी और दीवार के साथ टेका लेकर मैंने उसे धीरे से उठाया। कुछ मिनट तक वो ग्रेट को खोलने की कोशिश करती रही, पर वो हिला ही नहीं। मैं बहुत देर तक नहीं उठा सकती थी उसे, और तभी वो ग्रेट हट गया। वो ऊपर चढ़ी और उसने हाथ नीचे किया मुझे ऊपर खींचने के लिए। हम अपने हाथों और पैरों पर उस गंदी सी शाफ्ट में घूमते रहे। मकड़ी के जाले हमारे मुंह और आंखों में जा रहे थे। शुक्र है वो शाफ्ट ज्यादा लंबी नहीं थी। दूसरी तरफ के दरवाजे पर पहुंच के जिल ने उसे धक्का मारकर साइड किया और नीचे धीरे से कूद गई, फिर मेरी मदद करी। अब हमें उस सोल्यूशन के लिए आखिरी कंपोनेंट ढूंढना था। हमने पूरे ऑफिस में ढूंढा, हर अलमारी खोलकर देखी, टेबल देखा, पर हमें वो कहीं नहीं मिला। पर तभी मुझे कोने में एक छोटा सा बक्सा दिखा। जब हमने उसे खोला तो हमें वो कंपोनेंट मिल गया। जिल ने मुझे कपड़ा पकड़ाया। मैंने वो कंपोनेंट उस कपड़े में रैप कर दिया और वापस वेंट में घुस गई। वापस जाना काफ़ी आसान था, पर जब मैं नीचे पहुंची तब मैंने देखा मिस्टर ट्रैवर्स अपने ऑफिस की तरफ आ रहे थे। क्या उन्हें पता चल गया था कि उनकी चाबी गायब है? मैं छुपने लगी थी, पर काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे किसी तरह से जेल को बचाना था, वरना हमारी बैंड बज जाती। थोड़ा घबराते हुए मैंने इधर उधर देखा तो मुझे आइडिया आया। मैं मिस्टर ट्रैवर्स के पास गई और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ। वो थोड़ा हैरान हो गए। फिर मैंने उन्हें झूठ कहा कि मैं रात को सोते हुए चलती हूँ कभी कभी, क्या आप मेरी वापस जाने में मदद करेंगे? उनके पीछे मैं जिल की टांगे देख सकती थी वेंट से उतरते हुए। मिस्टर ट्रैवर्स थोड़ा हिचकिचाए, पर फिर उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे वहां से दूर ले गए। अब जिल बच जाएगी। मिस्टर ट्रैवर्स ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा। मैंने इंतज़ार किया कि वो चले जाएं, फिर मैं लैब की तरफ वापस भाग गई। जिल मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसे मेरा आइडिया काफ़ी पसंद आया और मुझे लगा शायद वो इतनी बुरी नहीं। सुबह होने वाली थी और सोल्यूशन बनाने के लिए इतना समय नहीं बचा था। जिल और मैंने बाकी के कंपोनेंट्स तैयार करे और मैंने उसे शुक्रिया कहा। जिल ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा कि मैं वो सोल्यूशन बना क्यों रही थी। पहले मैं उसे नहीं बताना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा इस एडवेंचर के बाद हम थोड़े करीब आ गए हैं, तो मैंने उसे सच बता दिया कि ये मेरी बड़ी बहन के लिए है, ताकि मेरी बहन खुश हो सके, क्योंकि मेरी बहन मेरे माँ बाप जैसी थी और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तभी मैंने देखा कि शायद वो रोने वाली थी। उसने मुझे बताया कि उसके भी माँ बाप नहीं है, वो भी एक अनाथ आश्रम से है। उसने कहा कि इस बोर्डिंग स्कूल में आकर वो भी काफी खुशकिस्मत महसूस करती थी। उसके अनाथ आश्रम में रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब इस बोर्डिंग स्कूल ने दिया है, इसीलिए वो मुझे परेशान किया करती थी। वो मुझे होशियार समझती थी और मुझसे थोड़ा बहुत जलती भी थी। मैं उसे जवाब देने ही वाली थी कि अचानक से दरवाजा खुला और मिस्टर ट्रैवर्स अंदर आ गए। जिल के हाथ में वो फ्लास्क थी। हे भगवान, अब कोई नहीं बचा सकता था। मिस्टर ट्रैवर्स उसी समय जिल पर चिल्लाने लग गए, क्योंकि ये उसकी आखिरी वार्निंग थी। जिल ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं मिस्टर ट्रैवर्स की फेवरेट थी। शायद मैं उसे बचा सकती थी, पर मैं बहुत डर गई थी। मुझे स्कूल से निकाल देते तो मेरी बहन बहुत नाराज होती, इसीलिए मैं बस चुपचाप जमीन की तरफ देखती रही। मैंने कुछ नहीं कहा। मिस्टर ट्रैवर्स को लगा सारी गलती जिल की है, तो उन्होंने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया और उसे सामान पैक करने को कहा। जाने से पहले जिल मेरे कान में धोखेबाज कहकर रोती हुई भाग गई। मैं अपने कमरे में गई तो शांत ही नहीं हो पा रही थी। मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? उसने मेरी कितनी मदद करी थी, वो कितनी बहादुर थी और मैं बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर के बाद हॉल में शोर होने लगा। मैं तो हेल्थ चेकअप के बारे में भूल ही गई थी। बाहर देखते हुए मैंने बहुत सारी लड़कियों को गुस्से में खड़े हुए देखा। फिर मैंने जिल को देखा अपने कमरे में जाते हुए, काफ़ी नाराज लग रही थी। सब मेरी वजह से। मुझे ये सब ठीक करना ही था। मैंने लड़कियों को धक्का मारा और भागते हुए मिस्टर ट्रैवर के ऑफिस में चली गई। मैंने उन्हें जाकर सब बता दिया, कल क्या हुआ था स्विमिंग पूल में और आज रात को मैं और जिल यहाँ क्या कर रहे थे। उसमें जिल की कोई गलती नहीं थी। मिस्टर ट्रैवर मुझे देखते रहे और फिर अचानक से बहुत जोर से हंसने लग गए। उन्होंने मुझे बिठाया
और हेल्थ चेकअप के रिजल्ट्स दिखाए। उन्होंने कहा कोई प्रेग्नेंट नहीं है, लड़कियों को सिर्फ ब्लीच से पॉइजनिंग हो गई है पूल में तैरने के कारण। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों में से किसी की गलती नहीं है और स्कूल से किसी को नहीं निकाला जाएगा। पर फिर उन्होंने कहा कि मुझे और जिल को चोरी करने के लिए सजा दी जाएगी। अगले दिन हमें स्कूल के यार्ड में पत्ते उठाने को कहा गया। मैंने जिल से माफ़ी मांगी। मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मेरी दोस्त बन जाए। उसने काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे चिंता होने लग गई, क्या वो मुझे माफ़ करेगी। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। तब से जिल और मैं अच्छे दोस्त हैं। उसके पुराने दोस्तों को हैरानी होती है कि वो सारा समय मेरे साथ होती है। मेरे फॉर्मूला बनाने में अब वो मेरी मदद भी कर रही है। मिस्टर ट्रैवर्स ने भी हमारी मदद करने के लिए वादा किया। सब ठीक हो गया तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मुझे पूरा यकीन है हम कुछ तो कर ही पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत अच्छी सहेली भी थी। मम्मा, पापा और मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज बस स्टॉप तक भाग रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो मम्मा ही थी। हमने गाड़ियों के शोर में से उनको आवाज लगाने की कोशिश करी और लोगों को धक्का मारते हुए आगे बढ़े, पर मेरी माँ बस पर बैठकर आगे चली गई। वो 1 साल पहले गायब हो गई थी। मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी और मेरी माँ ने सैर पर जाने का फैसला किया, पर फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो मेरे पापा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली। हमने उम्मीद नहीं हारी और कुछ महीने बाद उन्हें फोन आया कि मेरी माँ मिल गई। उस डिटेक्टिव ने हमें एक एड्रेस दिया। हम उसी समय वहाँ भाग गए। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी माँ को बहुत याद किया था और अब मैं उनसे मिलने वाली थी। पर जब हम गाड़ी से निकले तो वो घर कुछ ज्यादा ही अच्छा था। हम थोड़ा हिचकिचाए। हमने दरवाजे को खटखटाया और वहां खड़ी थी मेरी माँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उनकी तरफ भागकर गई, पर वो मुझसे ऐसे मिली जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं उनकी नई पड़ोसन हूँ। आखिर मेरी माँ ये किस तरह की अजीब बातें कर रही थी। वो हमारी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कभी हमें आज से पहले देखा ही नहीं। मुझसे कुछ कहा नहीं गया तो मेरे पापा ने झूठ कह दिया कि हाँ, हम यहाँ इस एरिया में नए लोग आए हैं। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने हमें चाय पर बुलाया। वो घर अंदर से और भी अच्छा था, बहुत शानदार। वो हमें लिविंग रूम में लेकर गई और खुद किचन के अंदर जाकर बैठ गई। मैंने हमारे परिवार की तस्वीर निकाली उन्हें दिखाने के लिए, पर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। तभी माँ केक और चाय लेकर वापस आई। उन्होंने कहा कि उनके घर ज्यादा मेहमान नहीं आते। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। क्या वो मजाक कर रही है या क्या वो बीमार है? वो मेरे साथ अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों कर रही थी? मैं उनकी बेटी हूँ। तभी पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी उनके कमरे में आया। मेरी माँ अचानक चुप हो गई। उन्होंने खुद को पकड़ा और स्टीव से हमारी मुलाकात कराई। वो उनका बॉयफ्रेंड था। स्टीव पहुंच गया और उसने मेरी माँ के कान में कुछ कहा। मेरी माँ ने माफी मांगी और वो कमरे से चली गई। वो स्टीव हमें देखकर खुश नहीं था। मेरी माँ जब वहाँ नहीं थी तो वो हमें इंटेरोगेट करने लग गया। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। पापा ने ऐसे ही किसी घर का नाम ले दिया। वो हमसे और भी सवाल पूछने वाला था। तभी मेरी माँ वापस आ गई, उसके लिए चप्पल लेकर। ये साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ उस इंसान के सामने थोड़ा घबरा रही है। मेरी माँ ने इसको एक एक केक का पीस और दिया। तभी स्टीव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे और मेरे पापा के जाने का समय हो गया है, क्योंकि मेरी माँ को आराम की जरूरत थी। घर जाते हुए पूरे रास्ते में हम यही सोचते रहे कि हम क्या करें। स्टीव कौन था? क्या मेरी माँ प्रेग्नेंट थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ एक और ही जिंदगी जी रही थी। शायद वो थोड़ी सी पागल हो चुकी थी। कुछ हुआ होगा, उनकी याददाश्त चली गई होगी। हमने फैसला किया कि हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे मदद मांगने। हम एक साइकोलॉजिस्ट आया जिसके पास गए और उसने भी हमारी बात से सहमत होकर कहा कि मेरी माँ को अमनीजिया हुआ है, वो हमारे बारे में भूल गई हैं। पर फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक किया जा सकता है। उन्हें बस यादें वापस लानी है, पर उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें बिल्कुल सीधा जाके सच नहीं बता देना, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। हम उनसे मिलने दोबारा गए। पापा ने एक आइडिया सोचा। वो मेरी माँ के लिए एक नीले रंग का गुलाब लेकर गए, बिल्कुल उनकी पहली डेट की तरह। मेरी माँ हमें देखकर बहुत खुश थी, पर उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं बुलाया क्योंकि स्टीव वहाँ था। फिर भी पापा ने उन्हें वो गुलाब दे दिया और मैंने उन्हें चाय के लिए शुक्रिया कहा। मेरी माँ वो गुलाब देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ऐसा फूल कहीं तो देखा है। पर तभी स्टीव आ गया और उसने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा।
इस बार तो वो हमसे ढंग से मिला भी नहीं। मेरी माँ ने कुछ कहने की कोशिश करी तो उसने उन्हें चुप कराकर दरवाजा बंद कर दिया। हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी वो दरवाजा दोबारा खुला। हम मुड़े और हमने देखा कि स्टीव ने वो फूल उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरी माँ रो रही थी और हम में से कोई कुछ नहीं कर पाया। पापा स्टीव के पास जाकर उसे पीटने वाले थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। इस तरह हमें मम्मा वापस नहीं मिलने वाली थी। ये सब जो हुआ था, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी माँ ऐसे इंसान के आसपास पहुंची कैसे? क्या वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी? तभी मैंने हमारी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में मेरी माँ इतनी खूबसूरत लग रही थी। हम सब पार्क गए थे आइसक्रीम खाने। हमें मम्मा को पार्क में बुलाना चाहिए था क्योंकि वो उनकी फेवरेट जगह थी। पापा ने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन हम चुपकर स्टीव के काम पर जाने का इंतजार करने लगे। जब वो गया तो हमने उनके घर की घंटी बजाई। मेरी माँ हमें देखकर खुश थी पर थोड़ा घबराई हुई। उन्होंने कहा स्टीव काफी जेलस है और मेरे पापा के गिफ्ट की वजह से कल उनकी लड़ाई हो गई। हमने उन्हें मनाने की कोशिश करी कि वो हमारे साथ पार्क में चले, पर वो बहुत घबराई हुई थी। स्टीव हर घंटे फोन करता था घर पर चेक करने के लिए कि मेरी माँ वहीं है या नहीं। उन्होंने कहा कि वो काफी समय से घर के बाहर नहीं निकली थी। हमने मेरी माँ को मनाने की कोशिश करी, उन्हें वादा किया कि हम उन्हें समय पर घर वापस ले आएंगे। हमने कहा कि हम किसी को नहीं जानते थे आसपास, तो वो मान गई और आधे घंटे के लिए सैर पर चली। मैं बहुत खुश थी। हम पार्क में घूमे, राइड्स ली, आइसक्रीम खाई। क्या मेरी माँ को याद नहीं आ रहा था कि वो हमारे साथ कितनी खुश थी? तभी अचानक उन्होंने मेरे चेहरे से मेरे बाल हटाए, बिल्कुल पहले की तरह। पर तभी उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और वो घबरा गई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें घर जाना है। मैं अच्छी लड़की थी पर उन्हें जाना था, वरना स्टीव उन पर गुस्सा करता। वो कितना घटिया था। स्टीव का कोई हक नहीं बनता था मेरी माँ पर इस तरह से। पापा ने कहा कि उन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए और वो बेहतर डिजर्व करती हैं। तो मेरी माँ कहने लगी कि स्टीव बस उनकी फिक्र करता है, थोड़ी ज्यादा ही। हमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ उससे बहुत डरती है। वो एक नंबर का झूठा था। मैं अपनी जेब में से वो तस्वीर निकालने ही वाली थी। मैं मम्मा को दिखा देना चाहती थी कि हम उनका असली परिवार है। पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी। स्टीव पहुंच गया था और वो बहुत गुस्से में था। वो मेरी माँ पर चिल्लाने लग गया कि वो बाहर क्यों गई। हमें वहाँ से जाना पड़ता, पर मेरे पापा ने मेरी माँ के कान में कह दिया कि जब स्टीव काम पर जाएगा वो हमें फोन करें, हम उनकी भागने में मदद करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, स्टीव ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गाड़ी की तरफ ले गया और हम पर भी चिल्लाने लग गया। मेरे पापा बहुत गुस्से में थे, मैं भी गुस्से से कांप रही थी। आखिर वो मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? बस हमारे पास कोई चारा नहीं था और हम उनके फोन की वेट करने लगे। अगर मेरी माँ का फोन ही नहीं आया तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह होते ही फोन बजा। वो मेरी माँ का ही था। उन्होंने हमें बुलाया खुद को वहां से निकलवाने के लिए, क्योंकि अब वो और नहीं रह सकती थी उसके साथ। हम बहुत जल्द उनके घर के पास पहुंच गए। दरवाजा खुला था। हम अंदर गए तो मेरी माँ ने कहा कि वो तैयार हो रही है और हमें बस इंतजार करना है। पर लिविंग रूम के अंदर मेरी माँ के साथ और कई पुलिस वाले थे। इससे पहले कि कुछ समझ में आता, उन्होंने हमें नीचे जमीन पर लिटा दिया। मैं चिल्लाने लग गई पर वो हमें नहीं छोड़ रहे थे। स्टीव वहीं खड़ा था, हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे हमारे झूठे एड्रेस के बारे में पता चल गया था और ये भी कि अब वहाँ हम नहीं कोई और रहता है। स्टीव ने मेरी माँ से कहा था कि धोखेबाज चोर हैं और सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। मैं अपनी माँ को चिल्लाकर कहने लग गई कि हम धोखेबाज नहीं हैं, हम उनका परिवार हैं। पर किसी वजह से उन्हें हम याद नहीं आ रहे थे। मैं बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इतना रो रही थी। मैं पुलिस वाले के हाथों से खुद को छुड़वाना चाहती थी। बस मुझे वो फोटो निकालनी थी अपने बैग से, ताकि मैं अपनी माँ को दिखा सकूं और वो हम पर यकीन कर सके। पर जैसे ही मैंने वो तस्वीर निकाली, उस पुलिस वाले ने मुझे फिर से जमीन पर धक्का मार के गिरा दिया और मुझ पर हैंडकफ्स बांध दिए। मेरी तस्वीर गिर चुकी थी। मैंने पुलिस वाले को उसे उठाने के लिए कहा, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। हमें सीधा ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। मेरी माँ तो हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी, बिल्कुल बस स्टॉप की तरह। हमने पुलिस वालों को सब समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ ये बात मान जाए तो वो हमें जाने देंगे, पर वो तो हमें याद भी नहीं रख पा रही थी। हम स्टेशन में 5 घंटे तक बैठे रहे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। पर तभी अचानक मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई थी। वो हमें ढूंढते हुए आई थी और उनके हाथ में मेरी तस्वीर थी। मैं भागते हुए उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि ये सब बहुत गलत हो गया है।
और मैं उनकी बेटी हूँ। उन्हें सब याद आ गया है और हम रोने लग गए। जब सब थोड़े शांत हुए तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने वो तस्वीर देखी उन्हें सब कुछ याद आ गया। जब उन्होंने स्टीव को समझाने की कोशिश करी तो वो गुस्सा हो गया और उसने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। पर जब वो सोया तो वो पीछे के दरवाजे से निकल कर आ गई। पापा ने मेरी माँ से पूछा कि बेबी ठीक है, तो उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई। फिर वो हंसने लग गई। आखिर वो प्रेग्नेंट नहीं है। स्टीव बस मम्मी की चिंता बहुत करता था क्योंकि उन्हें बहुत सर में दर्द रहता था और वो घबराता था कि कहीं एक दिन मेरी माँ उसे छोड़ न जाए। हम वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हम रुक गए। मेरी माँ ने किसी को देख लिया था और वो बहुत चौंक गई थी। दरवाजे के सामने स्टीव खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वो गुस्से से कांप रहा था। क्या करने वाला था वो? मैंने तो कह दिया कि मैं माफियोसों के घर में एक नौकरानी बन के घुस जाऊंगी, पर पुलिस वाले ये बात सुनकर हंसने लग गए। मैं हाल ही में पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई थी। मुझे लगा था कि मैं अच्छी इन्वेस्टिगेशंस करूंगी, पर फिलहाल तो मुझे सिर्फ इधर उधर भागकर बाकी पुलिस वालों के लिए डोनट्स लाने होते हैं। आज हमारे चीफ ने हमें हीरे का हार चोरी होने के बारे में बताया। मैंने उसी समय फैसला कर दिया कि मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं भी बहुत अच्छे केस सॉल्व कर सकती हूँ। सभी पुलिस वाले मुझ पर हंस रहे थे, पर हमारे चीफ को लगा कि मैं शहर में नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझे पहचानता नहीं होगा और मुझे वो जॉब मिल गई। सब हैरान रह गए और मैं बहुत खुश थी। यही मेरा मौका था खुद को प्रूव करने का। स्टेशन पर मुझे तैयार किया गया। वॉकी टॉकी, पेंडेंट जिस पर एक कैमरा था, और 1 घंटे बाद मैं उस घर के सामने खड़ी थी। चौकीदार ने मुझे देखा और मिस्टर बटिस्टा के पास ले गया। मैं थोड़ा तो घबरा रही थी। मेरे पास हर चीज का सबूत तो था, पर मुझे फिर भी डर लग रहा था। वो काफी देर तक मेरे पेंडेंट को देखता रहा। अगर उसने कैमरा देख लिया तो मेरी बैंड बजने वाली थी। मेरे दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बटिस्टा ने कहा कि ये मेरी शक्ल के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो मुझे नौकरी पर रख लेगा। उसने कहा कि वो मुझे घर का मिनी टूर देगा, पर जैसे ही हम उसके ऑफिस के बाहर पहुंचे वो कहने लगा कि उसके अंदर कोई नहीं जा सकता और सिर्फ उसके पास चाबी थी। क्या छुपा रहा था वो? उस रात जब सब सो गए तो मैं उसके कमरे में गई और बहुत ध्यान से दरवाजा खोला। दरवाजे में से थोड़ी आवाज निकली तो मैं डर गई। ध्यान से अंदर देखा तो बटिस्टा सो रहा था। मैंने बिस्तर के साइड वाले टेबल पर हाथ फेरा तो मुझे चाबियां मिल गई। मैंने चाबियां उठा ली, तभी माफियोसों का हाथ मेरे पास आया। मुझे लग रहा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और अब मेरी बैंड बजने वाली है, पर तभी मुझे एक धागा दिखाई दिया। चाबियां उसके हाथ से बंधी हुई थी। अगर वो जाग जाता तो कुछ समय तक मैं वहीं खड़ी रही, जब तक उसके खराटों की आवाज दोबारा नहीं आई। फिर मैंने चैन की सांस ली और चाबियां उसके हाथ से उतार ली। फिर मैं उसके कमरे से बाहर जा रही थी। एकदम अंधेरा था। तभी हॉलवे में मुझे गार्ड दिखाई दिया। वो मेरी ही दिशा में आ रहा था। उसे देखकर मैं कोने में छुप गई। फिर वो गार्ड सीढ़ियों की दिशा में मुड़ गया और मैं बच गई। मैं चुपके से भागकर ऑफिस के अंदर घुस गई। फिर मैंने फ्लैशलाइट जलाई और इधर उधर देखने लग गई। कुछ भी अजीब सा तो लग नहीं रहा था। तभी अचानक से कमरे में बहुत जोर से रोशनी हुई। कोई दरवाजे के पास खड़ा था। मैं उनकी शक्ल नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरी तरफ से अंधेरा था। वो मेरी तरफ आ रहा था। अकेडमी में ये नहीं बताया गया था कि किसी माफिया के घर में रंगे हाथ पकड़े जाओ तो क्या करना है, पर उसने तो मुझे गले लगा लिया। उसने मुझसे पूछा अगर मैंने उसे पहचाना। अब मैं उसे देख पा रही थी। वो शॉन था, मेरे हाई स्कूल का क्रश। ग्रेजुएशन के पहले वो कहीं बाहर देश रहने चला गया था। शॉन ने मुझसे पूछा मैं वहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि वो जानता था मैं पुलिस एकेडमी से निकली हूँ, मेड स्कूल से नहीं। मैं थोड़ा घबरा गई। वो कैसे जानता था कि मैं पुलिस एकेडमी से निकली हूँ? अगर यही माफियोसों का एजेंट हुआ तो? फिर वो मुझे कहने लगा कि वो मुझे सब समझा सकता है। वो शहर छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था, पर उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहने लगा कि उसके पापा ही माफिया के हेड हैं और उनसे बहस करना खतरे से खाली नहीं होता। इसका मतलब माफियोसों का बेटा था। फिर उसने कहा कि वो अपने पिता के तरीकों से परेशान आ गया है और एक आम जिंदगी बिताना चाहता है, इसलिए वो मेरी मदद करेगा अपने पिता को गिरफ्तार करवाने में। तभी हमें पैरों की आवाज आई और उसने कहा कि हम अगले दिन बात करेंगे। मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। शॉन के बारे में सोचती रही। जब वो चला गया काफी समय तक मैं यही सोचती रहती थी, जब मैं उसे दोबारा मिलूंगी तो क्या कहूंगी। पता नहीं ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था।
अगले दिन सुबह मुझे मेरे चीफ का फोन आया। पेंडेंट वाले कैमरा से उन्होंने मेरी बात सुन ली थी जो शॉन के साथ हुई थी। उन्होंने कहा मैं उसे पहले से जानती हूँ, इस वजह से मेरा केस खराब हो सकता है और वो मुझे हटाना चाहते थे। पर अब तो मैं शॉन को जानती तक नहीं थी। मैंने उनसे एक और मौका मांगा। चीफ मान तो गए पर कहने लगे कि एक भी गलती करूंगी तो उसके बाद वो मुझे किसी केस पर नहीं भेजेंगे। अगले दिन मैं हॉल का सामने वाला हिस्सा साफ कर रही थी, तब शॉन मेरे पास आया और उसने मुझे मेरी फेवरेट कैंडी पकड़ाई। मुझे अच्छा लगा, पर फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस हफ्ते कुछ कर रही हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि सोच कर बताऊंगी। शॉन ने मुझे बताया कि उसके पापा का सेफ एक पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ था। हम ऑफिस की तरफ गए पर वहां गार्ड भी खड़ा था। मैं थोड़ा घबरा रही थी, पर फिर मुझे याद आया कि मैं पुलिस वाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं गार्ड के पास गई और उससे कहा कि मुझे ऑफिस साफ करना है। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे दफा होने को कह दिया। अब मैं क्या करूं? तभी शॉन, वो पुलिस वाला नहीं है, गार्ड से बातें करने लग गया। वो ये सारा प्लान चौपट करने वाला था, पर वो गार्ड से फुटबॉल और इन सब आलतू फालतू चीजों के बारे में बात करने लग गया और उसने मुझे चुपके से दरवाजे के अंदर भेज दिया। गार्ड ने देखा तक नहीं। मुझे एक पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी मिल गई। बस मुझे अब उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। ये थोड़ा मुश्किल था, पर 2-3 बार कोशिश करने के बाद मुझे वो हरी बत्ती दिखी गई और सेफ खुल गया। कांपते हुए हाथों से मैंने वो मखमली सा बक्सा निकाला और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो नेकलेस उसके अंदर पड़ा था। तभी शॉन भागता हुआ मेरी तरफ आया। उसने कहा उसके पापा आ रहे हैं और हमें वहां से निकलना है। माफियोसों के पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बस पहुंचने ही वाला था। शॉन ने तभी खिड़की खोली और मुझे कहा कि मैं वहां से कूद जाऊं। मुझसे जल्दी में नेकलेस गिर गया। बहुत लेट हो चुकी थी। पूरा प्लान खराब हो चुका था और कैमरा से चीफ ने भी देख लिया था कि मैंने सब गड़बड़ कर दी। अब वो मुझे दोबारा कभी कोई केस नहीं देंगे। मैं पुलिस वाली नहीं बन पाऊंगी, सिर्फ एक ऐसी लड़की जो अपने सीनियर्स के काम करती है। नीचे गिरते ही मैं रोने लग पड़ी। शॉन मुझे शांत करने लगा। वो इतना अच्छा था, बिल्कुल स्कूल के दिनों की तरह। थोड़ी देर तक हम वहीं छुपे रहे। घर में सब लोग हमारे लिए तलाशी कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमें पार्किंग से आवाज आई। एक कोने से हमने देखा तो माफियोसो गाड़ी में घुसकर जा रहा था और उसके हाथ में वो बक्सा भी था। हमें लगा वो उसे कहीं और ले जाकर छुपाना चाहता है और हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। शॉन मेरी मदद करने वाला है ना? शॉन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि वो ये रिस्क लेने को तैयार है, पर उसकी एक शर्त है कि अगर सब ठीक से निकल गया तो मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। सोचने का समय नहीं था तो मैं मान गई और कुछ ही समय बाद हम माफियोसों की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था। कभी कभी तो हम काफी पीछे रह जाते थे, पर फिर भी कैचअप कर लेते थे। उनकी गाड़ी एक अजीब सी बिल्डिंग के बाहर रुकी और वो अंदर गए तो हमने उनका पीछा किया। मैं वहाँ छुपकर कैमरे में से माफियोसों की शक्ल दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने अपने बक्से में से एक और नेकलेस निकाला। मेरा तो गला ही सूख गया। उसी में एक गार्ड ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो हमें खींचकर माफियोसों के पास ले आया। बटिस्टा हंसने लगा क्योंकि हम बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उसने कहा ये उसके बेटे के लिए एक टेस्ट था, क्योंकि उन्हें पहले से ही मुझ पर शक था। मुझे किस तरह से शॉन और खुद को बचाना था। मैंने अपने वॉकी टॉकी को छूने की कोशिश करी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने वो देख लिया और उसे ले लिया और दूर फेंक दिया। सब खत्म हो चुका था। मैं बहुत घबरा गई थी, पर तभी अचानक से बहुत जोर से आवाज आई, रुक जाओ, पुलिस आ गई है। दूर से मैंने देखा मेरा पुलिस चीफ आ रहा था। मैं बहुत खुश थी। जब वो मेरे पास पहुंचे मैंने उनसे पूछा क्या मेरी वॉकी टॉकी काम कर गई, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बारे में चिंतित थे क्योंकि वो वीडियो देख रहे थे और जानते थे हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए पीछा करते हुए आ गए। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और उन्होंने बदले में मुझे कहा कि मैंने अच्छा काम किया और मैं उन्हें उनकी बेटी की याद दिलाती हूँ। कुछ हफ्ते बाद माफियोसों पर कार्रवाई शुरू करी गई। कार्रवाई खत्म होने के बाद सबने बहुत जोर से तालियां मारी। थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आया कि वो तालियां मेरे लिए थी। मैं साबित कर चुकी थी कि मैं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तभी जॉन मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे हमारी अग्रीमेंट याद है। मैं तो भूल ही गई थी, पर मैं मान गई कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। आखिर उसने मेरी बहुत मदद करी थी। वो पूरी शाम मैं अपने कपड़े चुनने में लगा दी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। क्या मैं शॉन के बारे में इतने साल भूली नहीं थी? हम उसके घर पर बैठे थे। तभी उसने सीट के नीचे से एक डब्बा निकाला। क्या वो मेरे लिए एक तोहफा लाया था?
उसने वो बक्सा खोला और उसके अंदर वही डायमंड नेकलेस था। आखिर ये चल क्या रहा था? ये नेकलेस तो स्टेशन पर होना चाहिए। शॉन ने कहा कि वो पुलिस वालों को कभी भी वो नेकलेस ले जाने नहीं देता। उनके पास जो नेकलेस था वो नकली था और उसने ये बहुत पहले ही बदल लिया था और उसके पापा को नहीं पता था। और फिर मैंने उसकी मदद करी। मुस्कुराकर उसने मुझे कहा कि अब वो मुझे रानी की तरह रखेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसका मतलब उसने मेरा इस्तेमाल किया था। अचानक शॉन ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि हमने एक बार ब्रेकअप किया था पर ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं उससे पीछे हट रही थी पर वो काफी शक्तिशाली था। मैंने थोड़ा नाटक करने की कोशिश करी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कुराहट दी और उसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी अचानक से मैंने उसके हाथ से वो नेकलेस छीन लिया। शॉन घबरा गया और बिना सोचे मैं खिड़की तोड़कर सड़क पर कूद गई। मेरे पैर पर बहुत जोर से लगी। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था पर मैं जानती थी अब मैं रुक नहीं सकती क्योंकि शॉन मेरा पीछा करने वाला है। जितनी हिम्मत बची थी सारी जुटाकर मैं भागने लगी। गाड़ी तक पहुंची और जितनी जल्दी हो सका वहां से निकली। मैं काफी समय तक गाड़ी चलाती रही बिना पीछे मुड़े। थोड़ी देर के बाद मैंने चीफ का फोन मिलाया और उन्हें पूरी बात बताई पर उन्होंने मुझे टोक दिया। कहने लगे कि उनके पास शॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मेरी बात कोई नहीं मानेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता था? तभी मुझे याद आया कि मैंने अभी भी वो नेकलेस पहन रखा है जिसमें कैमरा है और सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब बस मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना था। तभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये कहानी खत्म कैसे होती है। मैंने उसे कहा इस केस के कारण मैं चीफ बन गई। मैंने और कई केस सॉल्व किए और अब मैं एकेडमी में आए नए बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हूँ। तभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भविष्य के लिए क्या सलाह देना चाहूँगी मैं उन्हें। मैंने थोड़ी देर तक सोचा और फिर जवाब दिया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे यकीन हो गया था कि हमें अपने सपनों पर यकीन करना चाहिए क्योंकि अंत में सब ठीक हो ही जाता है।